टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो करंट सिचुएशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और पाकिस्तान की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं और बहुत सारे केसेस जो हैं वो सर्च आउट हो रहे हैं, मज़ीद आ रहे हैं। इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज हम बात करेंगे हेपाटाइटिस बी सी की। हेपाटाइटिस सी, जिसको आम ज़ुबान में जो है वो काला यरकान भी कहा जाता है, इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में अब जो है वो मंजर आम पर आ रहे हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स का विज़िट करें तो हमें 10 में से तकरीबन 3-4 पेशेंट जो हैं वो हेपाटाइटिस सी के नज़र आएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हेपाटाइटिस सी जो है, काला यरकान जो है, इसके फैलने की वजूहात क्या होती हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होती है, ये एक पर्सन से सेकंड पर्सन तक कैरी कैसे होता है और ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए, जिनको देखते हुए जो है वो हमें इसे ट्रीट करना चाहिए और किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन पे जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इसकी मेडिकेशन जो है वो कैसे की जा सकती है, इसके लिए डाइट प्लान क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हेपाटाइटिस सी की, तो हेपाटाइटिस सी जो है, जिसको आम ज़ुबान में काला यरकान बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये पर्सन टू पर्सन कैरी कैसे किया जा सकता है। कुछ लोगों का ख्याल जो होता है हेपाटाइटिस सी के बारे में, ये होता है कि जी ये ऐसी कोई छूती बीमारी है जो हाथ मिलाने से या फिर जो है वो एक पर्सन खाना इकट्ठे खाना खाने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चली जाती है। तो ये सब जो है ये खाम ख्यालियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हेपाटाइटिस सी ऐसे बिल्कुल नहीं फैलता। इसके फैलने की जो रीज़न्स होती हैं उनमें से आजकल तो अगर हम बात करें तो हेपाटाइटिस सी पानी में मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को जो है डिफरेंट कुछ इलाके अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस एरिया के लोगों में हेपाटाइटिस सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उसकी वजह अगर जानी जाए, उसके ऊपर सर्च होती है तो वो पता चलता है कि उस पानी में हेपाटाइटिस सी का वायरस मौजूद होता है। बेसिकली ये एक वायरस होता है और ये वायरस जो है ये जिगर पर इफेक्ट करता है। जिगर पर जब ये इफेक्ट करता है तो ये जिगर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या हेपाटाइटिस सी अगर हो जाए तो ये एक डेंजर जोन है, इसकी कोई मेडिकेशन है, इसकी मेडिसिन पहले अगर बात की जाए तो इसकी मेडिसिन जो होती थी, इसका जो तरीक़ाकार होता था, इसका मेडिकेशन प्रोसेस जो होता था वो बहुत एक लेंथी भी होता था और बहुत तकलीफ देह अमल होता था। लेकिन करंट सिचुएशन में जो है वो इसकी मेडिकेशन बहुत इजी हो गई है। ये एक कोर्स होता है, उस कोर्स को करने से जो है वो आपका हेपाटाइटिस सी जो है वो क्लियर हो जाता है, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले ये फैलता कैसे है, तो फैलने में जो मैंने आपको फर्स्ट जो रीज़न बताई, तो इसमें आपको पानी से ये कैरी होता है। पानी में अक्सर पानी में ये वायरस पाया जाता है, इसीलिए पानी बॉयल करके लाजमी तौर पर पीना चाहिए। सेकंड जो है, आपने देखा होगा कि जो लोग बार्बर पे जाते हैं अपने बाल कटिंग वगैरह करवाने जाते हैं तो ऐसी कोई सीज़र इस्तेमाल की गई हो या ऐसा कोई ब्लेड इस्तेमाल किया गया हो जो किसी हेपाटाइटिस से के पेशेंट का हो और वो आप इस्तेमाल करें, तो ये पेशेंट टू पेशेंट ब्लड से जो है ना वो कैरी हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर एहतियात करना चाहिए कि अगर आप मतलब बार्बर पे जाते हैं तो 1500-2000 की एक किट आती है, वो किट हर पर्सन जो है वो अपनी अलहदा से किट कैरी करे और अपनी उस किट से जो है वो अपनी जो है वो अपनी शेप वगैरह, अपनी कटिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो उससे कैरी किया करें। सेकंड जो है, कुछ लोग जो है वो क्रैक के पास जाते हैं दांत निकलवाने के लिए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना हो जो कि किसी हेपाटाइटिस के, ऑलरेडी हेपाटाइटिस सी के पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट और हाइजीन के प्रोसेस के बगैर जो है वो किसी और पर्सन को इस्तेमाल कर दिए गए हों। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारों पे क्वैक बैठे होते हैं जो कहते हैं कि जी आपके दांत जो है वो सफाई कर देंगे या दांत निकाल देंगे, लोग इस तरह से निकलवा लेते हैं दांत। तो ऐसे क्वैक के पास जाना और ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करवाने से भी ये बीमारी फैलती है। दूसरी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऐसी बीमारी नहीं है जो हाथ में लाने से या खाना खाने से
फैल रही हो, ये ब्लड टू ब्लड कैरी करती है। अगर आप हेपेटाइटिस प्रॉन है, यानी कि आपके पेरेंट्स में से हेपेटाइटिस किसी को है, आपके जेनेटिकली अगर किसी को हेपेटाइटिस है, तो आप हेपेटाइटिस प्रॉन हो सकते हैं, आप तक वो कैरी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा उन लोगों में हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनका कोई नीडल का वर्क हो, वो किसी ऐसे किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हों, या कैक हों, या फिर बार्बर हों, तो ऐसे लोगों में इसके कैरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर खाने की बात की जाए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये एक ऐसा वायरस है जो डायरेक्ट जिगर पे इफेक्ट करता है। अच्छा, स्टार्ट में जब हेपेटाइटिस का पेशेंट आपके पास आता है, या हेपेटाइटिस सी जब होता है, तो इसके कुछ साइन सिम्टम्स पे अगर हम गौर करें कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स जो हैं वो आपके सामने आते हैं, उसमें सबसे पहले जो पेशेंट कंप्लेन करता है, फटीग की कंप्लेन करता है कि उसको फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, वो बहुत ज़्यादा थकावट फील करता है, आंखों में हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, या रंग का काला होना, और वज़न का तेज़ी से गिरना। एक शुगर और हेपेटाइटिस, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें वज़न जो है वो तेज़ी से गिरता है, रंग का काला होता है, पखाने का जो है वो काला आना, या फिर ब्लड आना, ब्लड की वॉमिट आना, या फिर जो है इस तरह के साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो स्टार्ट में हेपेटाइटिस के पेशेंट को हो सकते हैं। तकलीफ़ रहना, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, और गनूदगी बहुत ज़्यादा रहना, तो ये जो हैं वो स्टार्ट के जो है वो साइन सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ अगर पेशेंट आता है, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, एक पेशेंट ऐसा आपके पास आता है जिसको अभी हेपेटाइटिस का वायरस उसके जिस्म में इंजेक्ट हुआ होता है, तो उसमें ये सारी ये प्रॉब्लम्स उसको सामने आती हैं। फिर एक कैटेगरी ये होती है, इसकी टोटली जो है वो 6 जीनोटाइप होती हैं हेपेटाइटिस की। अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जो है 3A जीनोटाइप मौजूद है, ठीक है। और इसकी जो मेडिकेशन है ये भी बहुत अच्छी है। अगर इसको स्टार्ट से, इसीलिए कहते हैं कि हर 3 साल के बाद जो है वो अपने कंप्लीट टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसमें हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट भी लाजमी तौर पर करवाना चाहिए, ताकि 3-4 साल बाद जो है वो एक फ्रिक्वेंटली आपके टेस्ट हों और आपको पता चलता जाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता आपके साथ तो नहीं आ गई। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किसी एक एक रेंज स्टेज पे जाकर जो है वो देखने को मिलती है, जब जिगर पे एक वायरस का जिस्म में इन्फेक्ट होना, उस इंजेक्ट होने के बाद ये आपके सामने साइन सिम्टम्स कुछ आते हैं, पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आता है, या अगर किसी पेशेंट में ये कंप्लेंट्स आती हैं, वो ये शिकायत करता है, तो हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी तौर पर करवाना चाहिए। सेकंड स्टेज इसकी ये होती है कि जब वो वायरस जो है वो जिगर पे इफेक्ट कर देता है, जिगर में को मुतासर कर देता है, वहाँ पे थोड़ी सी जो होती है क्रिटिकल सिचुएशन होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले लोगों का ख्याल होता था कि हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, अब इसकी कोई इलाज मौजूद नहीं है, या अगर इलाज करवाएंगे तो बहुत कॉस्टली इलाज होगा। इसमें सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। अगर एहतियात के साथ आप उस स्टेज पर भी मेडिसिन खिलाते हैं, तो फर्स्ट एहतियात और सेकंड जो है उसका डाइट प्लान, ये दो चीज़ें जो हैं हेपेटाइटिस सी के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब अगर जिगर में उसका जिगर इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जो पहली चीज़ हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, या डॉक्टर जिस भी वो अपने कंसल्टेंट के पास जाता है, वो क्या रिकमेंड करता है, नमक बिल्कुल ख़त्म कर देना है आपने अपनी लाइफस्टाइल से। नमक बिल्कुल कम कर देना है। नमक जो है ये जिगर पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस के पेशेंट को, इसलिए नमक से परहेज़ बता दिया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत कम लेवल में जो है वो प्रोटीन इंटेक करनी चाहिए। खाना जो है डाइट में अपने खाने को थोड़ी तादाद में कर देना चाहिए, क्वांटिटी उसकी कम कर देनी चाहिए। ऑयली फूड जो है वो बहुत कम कर देने चाहिए, और सब्जियां और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनकी स्मोकिंग से बिल्कुल उनको जो है वो छोड़ देनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि हेपेटाइटिस के पेशेंट को कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ये क्वेश्चन होता है। एक पेशेंट है कि उसको हेपेटाइटिस सी है, सेकंड पेशेंट वो है जिसके जिगर को जो है वो
उसके अफेक्ट कर चुका है हेपेटाइटिस, वो एक क्रॉनिक स्टेज पे, ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं क्रॉनिक स्टेज पे पेशेंट आ गया है। मतलब हेपेटाइटिस जो है, यरकान जो है वो जिगर पे इफेक्ट कर चुका है। उसकी डाइट क्या होगी? उसके लिए डाइट और एक नॉर्मल डाइट में थोड़ा फ़र्क होगा। नॉर्मल डाइट में ये नहीं होगा कि उसमें वो ऑयली चीज़ें खाता जाए, उसमें वो नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाता जाए। उसमें भी वो नमक मिर्च मसाला जो है वो अपनी लाइफस्टाइल से बहुत कम कर देगा, अपनी खुराक से बहुत कम कर देगा, प्लस जो है वो ऑयली चीज़ें कम कर देगा, प्लस इन जो प्रोटीन का इंटेक है थोड़ा कम कर देगा। सेकंड स्टेज वो अगर वो जिगर पे इफ़ेक्ट कर चुका है तो नमक बिल्कुल आप कह लें कि ऐसे पेशेंट के लिए नमक जहर के मुतरादिफ है। तो ऐसे पेशेंट को नमक बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मिर्च मसाले से परहेज़ करना चाहिए। और सेकंड जो है वो जो सिगरेट वगैरह है या तंबाकू वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। कैरी पर्सन टू पर्सन कैसे कैरी करता है? पर्सन टू पर्सन जो है वो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कोई छूती बीमारी नहीं है, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड से और जो ब्लड से जो है पर्सन टू पर्सन कैरी होती है। इसलिए इससे थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। और ऐसा पर्सन अगर के पास जाए तो अपनी जो है वो किट लेकर जाए, या अपनी या सैनिटाइज़ किए गए जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे। अगर वो बार्बर के पास जाए तो अपनी किट लेकर जाए। तो ये कुछ एहतियात हैं, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हेपेटाइटिस के पेशेंट को करनी चाहिए। अगर हम लिवर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर एक मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का। 500 से ज़्यादा जो है वो ये फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये वर्किंग करते हैं इसमें, ये 500 से ज़्यादा फंक्शन। तो मेन अगर आपका ऑर्गन किसी तरीके से उसमें सोजिश होगी, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, उसमें कोई ख़राबी होगी तो आपकी पूरी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट करेगा। आज हमने बात की हेपेटाइटिस सी की जो साइन सिम्टम्स हैं, इसकी प्रिकॉशंस हैं, इसकी वजूहात हैं, ये कैसे पर्सन टू पर्सन कैरी होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसकी मेडिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हेपेटाइटिस सी के लिए, बी के लिए, हेपेटाइटिस ए के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि उसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा बेनिफिट साबित होती है। और आज की वीडियो में अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, कोई पॉइंट आपने समझना हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।